अध्याय 38। दूसरा युद्ध शुरू होता है। तुम जानते हो कौन लौट आया है? शुक्रवार रात एक संक्षिप्त बयान में जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज ने इस बात की पुष्टि की कि तुम जानते हो कौन इस देश में लौट आया है और दोबारा सक्रिय हो गया है। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह पुष्टि करनी पड़ रही है कि जो जादूगर खुद को शहंशाह कहता है, आप जानते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है? वो एक बार फिर हमारे बीच जीवित और सक्रिय है। थके और परेशान फज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, उतने ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि अज़्काबान के दम पिशाचों ने सामूहिक विद्रोह कर दिया है और वे मंत्रालय के कर्मचारी बने रहने के इच्छुक नहीं हैं। हमारा मानना है कि दम पिशाच इस समय शैतानी शहंशाह के इशारों पर चल रहे हैं। हम जादूगर समुदाय से सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। मंत्रालय प्रारंभिक घरेलू और व्यक्तिगत सुरक्षा की मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित कर रहा है, जो अगले महीने सभी जादूगर घरों में मुफ्त बांटी जाएंगी। मंत्री जी के बयान से जादूगर समुदाय में निराशा और दहशत फैल गई, जिसे पिछले बुधवार तक मंत्रालय के इस तरह के आश्वासन मिल रहे थे कि इन अफवाहों में जरा भी सच्चाई नहीं है कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। मंत्रालय के दृष्टिकोण में बदलाव का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि तुम जानते हो कौन और उनके कई समर्थक, जिन्हें प्राणभक्षियों के नाम से जाना जाता है, गुरुवार की रात को जादू मंत्रालय में घुस गए थे। एल्बस डंबलडोर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए, जिन्हें अब दोबारा हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय का हेडमास्टर, अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ का सदस्य और जादूगर न्याय सभा का चीफ वॉरलॉक बना दिया गया है। वे साल भर से इस बात पर अडिग थे कि तुम जानते हो कौन मरा नहीं है, जैसे कि आशा और विश्वास था, बल्कि सत्य हथियाने की नई कोशिश में एक बार फिर समर्थकों को नियुक्ति कर दी गई है। इस दौरान वो लड़का जो जिंदा बच गया। हैरी, मैं जानती थी कि वे तुम्हारा नाम बीच में जरूर घसीटेंगे, हरमाइनी बोली, और उसने अखबार के ऊपर से उसकी तरफ देखा। वे अस्पताल में थे। हैरी रॉन के पलंग के कोने पर बैठा था और वे दोनों सुन रहे थे, जबकि हरमाइनी रविवारीय जादूगर के पहले पन्ने में छपी खबर पढ़कर सुना रही थी। जिनी, जिसके टखने को मैडम पॉम्फ्री ने एक पल में ठीक कर दिया था, हरमाइनी के पलंग के सिरे पर थी। नेविल, जिसकी नाक सामान्य आकार की हो चुकी थी, दोनों पलंगों के बीच की कुर्सी पर बैठा था। लूना, जो मिलने आई थी, द क्विबलर का ताजा अंक उल्टा करके पढ़ रही थी और हरमाइनी की बात सुन रही थी। हैरी, एक बार फिर वो लड़का जो जिंदा बच गया हो गया है ना? रॉन ने कहा। अब वो नाटकबाज और धोखेबाज नहीं रहा। क्यों? उसने अपने पलंग के पास वाले कैबिनेट पर रखे बहुत सारे चॉकलेट मेंढकों में से मुट्ठी भर उठाए। उनमें से कुछ उसने हैरी, जिनी और नेविल की तरफ उछाले और दांतों से अपने मेंढक का रैपर फाड़ा। उसकी बाहों पर अब भी गहरे निशान थे, जहां मस्तिष्क के फीतों ने उसे कसकर लपेटा था। मैडम पॉम्फ्री ने कहा था कि विचार किसी अन्य चीज से ज्यादा गहरे निशान छोड़ सकते हैं। हालांकि जब से उन्होंने डॉक्टर अबलीस का ओझल मरहम लगाना शुरू किया था, तब से कुछ सुधार दिख रहा था। हाँ हैरी, अब वे तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहे हैं, हरमाइनी ने लेक के नीचे नजर दौड़ाते हुए कहा। सत्य की एकमात्र आवाज असंतुलित समझे जाने के बावजूद कभी अपनी बात से नहीं डिगा। उसे हंसी और अपमान का पात्र समझा गया। हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उन्होंने इस बात का जिक्र तो किया ही नहीं कि वे खुद दैनिक जादूगर में हंसी उड़ा रहे थे और अपमान कर रहे थे। अचानक कराहते हुए उसने अपनी पसलियों पर हाथ रख दिया। टोलोहोव ने हरमाइनी पर जो शाप मारा था, खामोशी से दिए जाने के कारण उसकी शक्ति कम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैडम पॉम्फ्री के शब्दों में पर्याप्त नुकसान हो चुका था। हरमाइनी का रोजाना 10 अलग अलग तरह के काढ़े पीने पड़ रहे थे। उसकी हालत काफी सुधर रही थी और अब वो अस्पताल में पड़े पड़े बोर हो चुकी थी। तुम जानते हो कौन की कब्जा जमाने की आखिरी कोशिश? पृष्ठ 2 से 4 तक। मंत्रालय को हमें क्या बताना चाहिए था? पृष्ठ 5। किसी ने एल्बस डंबलडोर की बात क्यों नहीं सुनी? पृष्ठ 6 से 8 तक। हैरी पॉटर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पृष्ठ 9। अरे, हरमाइनी ने अखबार मोड़कर एक तरफ फेंकते हुए कहा, इससे उन्हें लिखने का काफी मसाला मिल गया है। और हैरी के साथ वाला इंटरव्यू एक्सक्लूसिव नहीं है,
वो तो क्विबलर में महीनों पहले छप चुका है। डैडी ने उन्हें वो इंटरव्यू भेज दिया है, लूना ने क्विबलर का पन्ना पलटते हुए कहा। उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिल गई है, इसलिए हम इस गर्मी में स्वीडन की यात्रा पर जा रहे हैं, ताकि हम क्रम्पल हॉर्न स्नोरकेक को पकड़ सकें। ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए हरमायनी खुद से जूझी, और वो बोली, ये तो बहुत बढ़िया है। जिनी की निगाह हैरी की निगाह से टकराई और वो मुस्कुराती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा, हरमायनी ने थोड़ा सीधे बैठते हुए और दोबारा दर्द भरा मुंह बनाते हुए कहा, तो स्कूल में क्या हो रहा है? फ्लिटविक ने फ्रेड और जॉर्ज के कचरे को हटा दिया, जिनी ने कहा। उन्होंने ये काम 3 सेकंड में कर दिया, लेकिन उन्होंने खिड़की के नीचे एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया है और उसके आसपास रस्सियां बांध दी हैं। क्यों? हरमायनी ने हैरान दिखते हुए कहा। चीनी ने कंधे उचकाते हुए कहा, ओहो, उन्होंने बस इतना कहा कि यह सचमुच अच्छा जादू था। रॉन ने चॉकलेट भरे मुंह से कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने इसे फ्रेड और जॉर्ज की यादगार के रूप में छोड़ा होगा। उन्होंने मुझे ये चॉकलेट्स भेजी हैं। उसने अपने पास के चॉकलेट मेंढकों के छोटे पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए हैरी से कहा, लगता है उनकी जोक शॉप अच्छी चल रही होगी, क्यों हैरी? हरमाइनी थोड़ा नाराज दिखी और बोली, तो क्या डंबलडोर के वापस आने के बाद सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं? हाँ, नेविल ने कहा, हर चीज दोबारा सामान्य हो गई है। मुझे लगता है फ्लिच खुश होगा, है ना? रॉन ने चॉकलेट मेंढक वाले एक कार्ड को अपने पानी के जग से टिकाया, जिस पर डंबलडोर की तस्वीर थी। बिल्कुल नहीं, चीनी ने कहा। दरअसल वो तो बहुत बहुत दुखी है। उसने अपनी आवाज नीची की और फुसफुसाकर बोली, वो कहता रहता है कि हॉगवर्ट्स में अम्बरिज के आने से ज्यादा अच्छी घटना तो कभी हुई ही नहीं थी। उन छहों ने मुड़कर देखा। प्रोफेसर अम्बरिज उनके सामने वाले पलंग पर लेटी लेटी छत को ताक रही थी। डंबलडोर अकेले ही जंगल में जाकर उन्हें सेंटोर्स से बचा कर लाए थे। उन्होंने ये काम कैसे किया, ये प्रोफेसर अम्बरिज को सहारा देकर पेड़ों के नी बीच से बिना खरोच के कैसे निकाला, ये कोई नहीं जानता था। और अम्बरिश तो निश्चित रूप से नहीं बता रही थी। जब से वे महल लौटी थी, तब से जहां तक उन्हें मालूम था, वे एक शब्द भी नहीं बोली थी। कोई भी ये नहीं जानता था कि उनके साथ क्या गड़बड़ थी। उनके आमतौर पर साफ रहने वाले चूहे जैसे बाल अब बहुत गंदे थे और उनमें अब भी टहनियों और पत्तियों के टुकड़े दिख रहे थे। उनके शरीर पर कोई चोट का निशान लेकिन नहीं दिख रहा था। हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा, मैडम पॉम्प्री कहती हैं कि उन्हें सदमा लगा है। चिनी बोली, इससे ज्यादा तो वे खींच रही हैं। रॉन अपनी जीभ से घोड़े जैसी आवाज निकालते हुए बोला, हाँ, अगर ऐसी आवाज निकालो तो वे प्रतिक्रिया करेंगी। अम्बरीश तनकर बैठ गई और घबराकर चारों तरफ देखने लगी। मैडम पॉम्प्री ने अपने ऑफिस के दरवाजे से झांकते हुए पूछा, कोई दिक्कत प्रोफेसर? नहीं, नहीं, अम्बरीश ने अपने तकिया पर दोबारा धंसते हुए कहा, मैं शायद सपना देख रही थी। हरमाइनी और जिनी ने चादर में अपनी सांस दबा ली। उन्हें हंसी आ रही थी। सेंटोस की बात आई है तो, हरमाइनी ने कहा, जिसने अब खुद को थोड़ा संभाल लिया, अब ज्योतिष कौन पढ़ाएगा? क्या फिरेंच रुकेगा? उन्हें रुकना ही पड़ेगा, हैरी ने कहा। बाकी सेंटोस अब उसे अपने समूह में कभी शामिल नहीं करेंगे, है ना? चिनी बोली, ऐसा लगता है कि वो और ट्रिलोनी दोनों ही पढ़ाएंगे। शर्त लगाता हूँ, डंबलडोर चाहते होंगे कि वे ट्रिलोनी से मुक्ति पा जाते, रॉन ने कहा, जो 14वां चॉकलेट मेंढक खा रहा था। वैसे अगर मुझे कुछ पूछा जाए तो पूरा विषय बकवास है। फ्रेंच भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? हरमाइनी ने पूछा, जब तुम्हें पता चल चुका है कि असली भविष्यवाणियां होती हैं। हैरी का दिल सरपट भागने लगा। उसने रॉन, हरमाइनी या किसी को भी नहीं बताया कि भविष्यवाणी में क्या था। नेविल ने उन्हें बता दिया था कि मृत्यु कक्ष की सीढ़ियों पर जब हैरी उसे खींच रहा था तो ये टूट गई थी, और हैरी ने अब तक उन्हें सही बात नहीं बताई थी। वो उनके चेहरे के भाव देखने को तैयार नहीं था जब वो उन्हें बताता कि वो या तो खून या फिर शिकार बनेगा, और कोई रास्ता नहीं था। हरमाइनी ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, अफसोस कि वो टूट गई।
हाँ, रॉन ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कौन को भी तो पता नहीं चल पाया कि उसमें क्या था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने हैरी को खड़ा होते देखकर हैरानी और निराशा से पूछा। "अ, हैग्रिड के यहाँ," हैरी ने कहा। देखो, वो अभी अभी वापस लौटा है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे तुम दोनों के हाल चाल बताने जरूर आऊंगा। ओह ठीक है, रॉन ने कमरे की खिड़की से चमकीले नीले आसमान को देखते हुए शिकायती भरी आवाज में कहा। काश हम भी चल पाते। जब हैरी वार्ड में आगे जाने लगा तो हरमाइनी बोली, हमारी तरफ से हेलो कह देना और उनसे पूछ लेना कि उसके छोटे दोस्त का हाल चाल कैसा है। हैरी ने कमरे से बाहर निकलते समय अपना हाथ हिलाकर बताया कि उसने सुन लिया है और वो समझ गया है। महल रविवार के हिसाब से काफी शांत लग रहा था। यह स्पष्ट था कि सभी विद्यार्थी धूप भरे मैदान में थे और परीक्षा खत्म होने का आनंद उठा रहे थे। अब वे सत्र के आखिरी दिनों के रिवीजन या होमवर्क की चिंता से कोसों दूर थे। हैरी धीरे धीरे वीरान गलियारे में चला और चलते समय खिड़कियों में से बाहर देखता रहा। उसे क्विडिच पिच के ऊपर मटर गश्ती करते विद्यार्थी दिख रहे थे। कुछ विद्यार्थी झील में तैर रहे थे। दैत्याकार समुद्र फेनी भी उनके साथ तैर रही थी। उसे ये फैसला करना मुश्किल लग रहा था कि वो लोगों के साथ रहना चाहता है या नहीं। जब भी वो लोगों के साथ होता था तो वो अकेले रहना चाहता था, और जब वो अकेले होता था तो वो लोगों के साथ रहना चाहता था। उसने सोचा कि उसे हैग्रिड से जाकर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब से वो लौटा था तब से वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाया था। हैरी अभी संगमरमर की आखिरी सीढ़ी उतरकर प्रवेश हॉल में पहुंचा ही था कि तभी दाहिनी तरफ के एक दरवाजे से मेलफॉय, क्रैब और गॉयल पर निकले। हैरी जानता था कि यह दरवाजा नागशक्ति के हॉल की तरफ जाता है। हैरी रुक गया। मेलफॉय और उसके दोस्त भी रुक गए। वे एकदम खामोश थे, सिर्फ मैदान की तरफ से चिल्लाने, हंसने और छपाक की आवाज के बाहर खुले दरवाजे से होती हुई हॉल में आ रही थी। मेलफॉय ने चारों तरफ देखा। हैरी जानता था कि आसपास कोई टीचर तो नहीं है। वो ये जांच कर रहा था। फिर उसने हैरी की तरफ देखा और धीरे से कहा, पॉटर, अब तुम्हारी मौत तय है। हैरी ने अपनी भौहें चढ़ाईं। अजीब बात है, उसने कहा, तुमने सोचा होगा मैं डर जाऊंगा। हैरी ने पहले कभी मेलफॉय को इतना नाराज नहीं देखा था। उसे एक तरह की विरक्त संतुष्टि मिली जब उसने उसके पीले नुकीले चेहरे को गुस्से से विकृत होते देखा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेलफॉय ने फुसफुसाकर कहा। तुमने मेरे डैड के साथ जो किया है उसकी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। अरे अब तो मैं दहशत में आ गया हूं, हैरी ने ताना मारते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम तीनों के मुकाबले वोल्डेमॉर्ट से जूझना तो बहुत ही आसान था। क्या हुआ? उसने पूछा, क्योंकि नाम सुनकर मेलफॉय, क्रैब और गॉयल सिहर गए थे। वो तुम्हारे डैड का दोस्त है ना? तुम उसके नाम से क्यों डर गए? हम्म? पॉटर, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, मेलफॉय ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्रैब तथा गॉयल उसके आसपास ही थे। तुम जरा ठहरो तो सही, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरे डैड को जेल नहीं पहुंचा सकते, हैरी बोला। मुझे लग रहा था कि वे अब तक तो वहां पहुंच भी गए होंगे, मेलफॉय ने धीरे से कहा। तम पिशाच अज़्काबान आ चुके हैं। डैड और उनके साथी पलक झपकते ही बाहर निकल आएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि वे निकल आएंगे, हैरी ने कहा। फिर भी कम से कम हर कोई अब तो ये जान गया है कि वे कितने घटिया हैं। मेलफॉय का हाथ अपनी छड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन हैरी उससे तेज निकला। मेलफॉय की उंगलियां दुशाले की जेब तक पहुंच पाती इससे पहले ही उसने अपनी छड़ी निकाल ली। पॉटर! प्रवेश हॉल में एक आवाज गूंजी। स्नैप अपने ऑफिस तक जाने वाली सीढ़ियों पर आ चुके थे, और उन्हें देखते ही हैरी के मन में नफरत का इतना ज्यादा एहसास हुआ जितना मेलफॉय के प्रति नहीं था। चाहे डंबलडोर जो भी कहे, वो स्नैप को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। उन चारों की तरफ धड़ धड़ाकर आते हुए स्नैप ने हमेशा जितने ठंडे अंदाज में कहा,
तुम क्या कर रहे हो पॉटर? मैं ये फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेलफॉय को कौन सा शाप दूं, सर, हैरी ने आवेश में कहा। स्नैप उसे घूरने लगा। फिर उन्होंने कहा, छड़ी तत्काल बंद कर लो। गरुड़ द्वार के 10 पॉइंट कम। स्नैप ने दीवारों पर लगे दैत्याकार अवर ग्लासेस की तरफ देखा और व्यंग से मुस्कुराने लगे। आह, गरुड़ द्वार के पास तो एक भी पॉइंट नहीं बचा है पॉटर। इस स्थिति में तो हमें गरुड़ द्वार को कुछ और पॉइंट देने होंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल अभी अभी पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर महल में दाखिल हुई। उनके एक हाथ में चौकड़ी वाला बैग था और दूसरे हाथ में छड़ी थी जिसके सहारे वे चल रही थी, लेकिन इसके अलावा उनकी हालत काफी अच्छी दिख रही थी। प्रोफेसर मैकगोनागल, स्नैप ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सेंट मंगोज आ गई? हाँ, प्रोफेसर स्नैप, प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपना यात्री चोगा उतारते हुए कहा। अब मैं बिल्कुल नई हो गई हूं। तुम दोनों, क्रैब और गॉयल। उन्होंने शाही अंदाज में उन दोनों को अपने पास बुलाया। वे अपने बड़े बड़े पैर बढ़ाते हुए अजीब तरीके से वहां पहुंचे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने क्रैब के सीने पर बैग तथा गॉयल के सीने पर चोगा रखते हुए कहा, इन्हें मेरे ऑफिस में रखाओ। वे संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तो फिर ठीक है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने दीवार पर लगे अवर ग्लासेस की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि पॉटर और उसके दोस्तों में से हर कोई 50-50 पॉइंट का हकदार है और हर एक को 50-50 पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम जानते हो कौन के आने के बारे में दुनिया को चेतावनी दी। आप क्या कहते हैं प्रोफेसर स्नैप? क्या? स्नैप ने कहा, हालांकि हैरी जानता था कि उन्हें ये बात अच्छी तरह सुनाई दी थी। "अ, मुझे लगता है तो पॉटर, दोनों वेस्ली, लॉन्ग बॉटम और मिस ग्रेंजर को 50-50 पॉइंट", प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और उनके बोलते ही गरुड़ द्वार के अवर ग्लासेस में माणिकों की बाढ़ आ गई। ओ, मुझे लगता है 50 पॉइंट मिस लवगुड को भी, उन्होंने कहा, जिससे चीलघात वाले खंड में कई नीलम गिर गए। प्रोफेसर स्नैप, मुझे लगता है कि आप मिस्टर पॉटर के 10 पॉइंट कम करना चाहते थे, तो ये लीजिए। कुछ माणिक कम हो गए, लेकिन अब भी काफी बचे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने तेजी से कहा, अच्छा पॉटर और मेलफॉय, मुझे लगता है इतने सुहाने दिन में तुम लोगों को बाहर जाना चाहिए। हैरी को दोबारा ये याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी छड़ी वापस दोशाले में रखी और सीधे सामने वाले दरवाजे की तरफ चल दिया। उसने स्नैप और मेलफॉय की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। जब वो घास पर चलकर हैग्रिड के केबिन की तरफ जाने लगा तो उस पर गर्म धूप पड़ी। विद्यार्थी घास पर पसरकर धूप सेक रहे थे, बातें कर रहे थे। रविवारीय जादूगर पढ़ रहे थे और चॉकलेट खा रहे थे। उनके वहां से गुजरते समय उन्होंने उसकी तरफ देखा। कुछ ने उसे आवाज लगाई या हाथ हिलाया। वे ये दिखाने के लिए स्पष्ट रूप से उत्सुक थे कि उन्होंने भी दैनिक जादूगर की तरह उसे हीरो मान लिया था। हैरी ने उनमें से किसी से भी कुछ नहीं कहा। उसे पता नहीं था कि 3 दिन पहले घटना के बारे में वे कितना जानते थे, लेकिन वो अब तक सवाल पूछे जाने से बचा था और वो ऐसा ही चाहता था। जब उसने हैग्रिड के केबिन का दरवाजा खटखटाया तो उसे लगा कि वो बाहर होगा, लेकिन तभी फैंग कोने से भागता हुआ आया और उसने इतना उत्साह दिखाया कि हैरी गिरते गिरते बचा। ये पता चला कि हैग्रिड पीछे वाले बगीचे में सब्जी तोड़ रहा था। जब हैरी फेंस के पास पहुंचा तो वो मुस्कुराकर बोला, आओ हैरी, अंदर आओ। हम एक एक कप टेडेलियन जूस पीते हैं। हालचाल कैसे हैं? हैग्रिड ने उससे पूछा जब वे लकड़ी की टेबल पर बैठ गए और उनके सामने बर्फ से ठंडा एक एक गिलास जूस आ गया। हाँ, ठीक ही लग रहा है। क्यों? हैग्रिड के चेहरे की चिंता से हैरी समझ गया कि वो हैरी के शरीर के सही सलामत होने की बात नहीं कर रहा था। मैं ठीक हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो उस विषय पर बातचीत नहीं करना चाहता था जो हैग्रिड के दिमाग में थी। तो तुम कहाँ गए थे?
पहाड़ों में छिपे थे, हैग्रिड ने कहा। एक गुफा में, जैसा सीरियस ने किया था जब वो। हैग्रिड ने वाकया अधूरा छोड़ दिया, अपना गला साफ करके हैरी की तरफ देखा और जूस का एक लंबा घूंट लिया। जो भी हो, अब वापस लौट आए हैं, उसने कमजोर आवाज में कहा। तुम तुम पहले से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, हैरी ने कहा, जो बातचीत को सीरियस से दूर रखने के लिए संकल्पवान था। क्या? हैग्रिड ने एक विशाल हाथ उठाकर अपने चेहरे पर फेरा। ओह, हाँ, देखो, ग्रोपी अब काफी सुधर चुका है। तुम जानते हो, हम जब वापस लौटे तो वो हमें देखकर बहुत खुश हुआ। वो सचमुच अच्छा लड़का है। हम सोच रहे हैं कि उसके लिए लड़की ढूंढी जाए। हैरी सामान्य स्थिति में हैग्रिड के मन से यह विचार निकालने की कोशिश करता। जंगल में एक और दानवी के आने की आशंका, जो शायद क्रॉप से भी जंगली और क्रूर हो, निश्चित रूप से दहशत भरी थी। लेकिन जाने क्यों हैरी इस मुद्दे पर बहस करने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं बटोर पाया। वो सोचने लगा कि काश वो अकेला होता। जल्दी लौटने का सोचकर उसने डंडेलियन जूस के बड़े बड़े घूंट लिए और गिलास को आधा खाली कर दिया। हैरी, अब सभी जान चुके हैं कि तुम सच बोल रहे थे, हैग्रिड ने धीरे से और अप्रत्याशित रूप से कहा। वो हैरी को गौर से देख रहा था। ये अच्छा हुआ, है ना? हैरी ने कंधे उचकाए। देखो, हैग्रिड टेबल के पार से उसकी तरफ झुका। हम सीरियस को तुमसे पहले से जानते थे। वो लड़ते लड़ते मरा था, और यही वो तरीका था जो उसे पसंद था। हैरी ने गुस्से से कहा। वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। हैग्रिड ने खिचड़ी बालों वाला अपना बड़ा सिर झुकाया। वो धीरे से बोला, नहीं, हमें नहीं लगता कि वो जाना चाहता था। लेकिन फिर भी, हैरी, वो कभी घर पर बैठकर दूसरों को लड़ने नहीं देना चाहता था। अगर वो मदद करने नहीं चाहता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हैरी उछलकर खड़ा हो गया। उसने मशीनी अंदाज में कहा, मुझे रॉन और हरमाइनी को देखने के लिए अस्पताल जाना है। ओह, हैग्रिड ने थोड़ा परेशान दिखते हुए कहा। तो फिर ठीक है हैरी, अपना ध्यान रखना, और जब भी मौका मिले आ जाना। हाँ, ठीक है। हैरी तेजी से दरवाजे तक गया और उसे खींचकर खोल दिया। जब तक हैग्रिड अलविदा कह पाता, वो दोबारा धूप में पहुंच चुका था और मैदान पार करने लगा। एक बार फिर उसके गुजरते समय विद्यार्थियों ने उसे आवाजें दी। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। वो सोचने लगा कि काश वे सभी गायब हो जाएं और आंखें खोलने पर वो मैदान में खुद को अकेला पाए। परीक्षाएं खत्म होने और वोल्डेमॉर्ट के भेजे सपने को देखने से पहले की बात और थी। तब तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि जादूगर दुनिया ये जान ले कि सच्चाई वो बता रहा है। ये जान ले कि वोल्डेमॉर्ट लौट आया है, और ये जान ले कि वो ना तो झूठा है और ना ही पागल। लेकिन अब वो झील के पास थोड़ी दूर गया। वो इसके किनारे बैठ गया। झुरमुटों के पीछे रहने के कारण वो आने जाने वालों की निगाह से छिपा हुआ था। वो चमकते हुए पानी की तरफ घूर कर सोचता रहा। शायद वो इसलिए अकेला रहना चाहता था क्योंकि डंबलडोर से हुई बातचीत के बाद वो बाकी सबसे अलग थलग महसूस कर रहा था। एक अदृश्य रस्सी उसे बाकी दुनिया से अलग कर रही थी। वो हमेशा से सबसे अलग था। असली बात तो ये थी कि वो कभी इसका मतलब नहीं समझ पाया था। झील किनारे बैठते समय दुख का भयंकर बोझ उसे नीचे खींच रहा था। सीरियस के जाने का एहसास इतना ताज़ा था कि उसे बहुत ज्यादा डर नहीं लगा। धूप खिली हुई थी। मैदान के चारों तरफ हंसते हुए विद्यार्थी भरे थे, और हालांकि वो खुद को उनसे उसी तरह अलग महसूस कर रहा था,
जैसे वो किसी अलग प्रजाति का हो। लेकिन फिर भी वहां बैठते समय ये यकीन करना मुश्किल था कि जिंदगी में या तो वो किसी की हत्या करेगा या फिर कोई उसकी हत्या करेगा। वो वहां बैठकर काफी देर तक पानी को निहारता रहा। वो कोशिश करता रहा कि अपने गॉडफादर के बारे में ना सोचे या ना याद करे कि इसी जगह के ठीक सामने दूसरे किनारे पर सीरियस 100 दम पिशाचों से बचने की कोशिश में गिर गया। सूरज ढलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ठंड लग रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ और महल की तरफ लौटने लगा। चलते चलते वो अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछता रहा।